नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज बसंत पंचमी है और साथ-साथ गणतंत्र दिवस। दोनों का संयोग और मैं भारत से हज़ारों मील दूर इंग्लैंड से आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और आज से एक नई कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं ये कितना कामयाब होगा और आप लोगों को कितना पसंद आएगा, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर देश के कुछ गंभीर मुद्दों पर हुम्बो-हुम्बो किया जाए। तो ज़रूरी है कुछ बातों को समझना और ज़रूरी है कुछ बातों को सुनना। आज के बाद आप लोगों के जितने ज़रूरी मुद्दे होंगे, आप लोग अगर मुझसे शेयर करेंगे, तो हम उन मुद्दों पर लगातार बात करेंगे। 1 साल पहले आज से हमने बुक ट्यूब की शुरुआत की थी और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। अगर आप मुझसे फ़ेसबुक पे जुड़े हैं, अगर आप मुझसे कहीं और माध्यम से जुड़े हैं, तो आप हमारे बुकट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और यूट्यूब पे आप सिर्फ अनुरंजन झा टाइप करके वहाँ पहुँच सकते हैं। आज पहले दिन हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसी बातों के साथ शुरुआत की जाए जो एक गंभीर मुद्दा भारत में आजकल चर्चा में है। और चर्चा में क्या है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन कर दी गई है। बहुत सारी बातें हैं और जिसपे हम लगातार बात करेंगे। अगर आप लोगों के सवाल हों, तो आप लोग सवाल लिखते जाएँ। पहले हम अपनी बात कह देते हैं, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लेंगे। लेकिन देखिए, सच अलग-अलग तरीके का होता है। एक सच वो होता है, जो दिखता है और एक सच वो होता है, जो धारा में बहकर आपके सामने आता है। गुजरात में दंगा हुआ, ये एक सच है। गुजरात में 59 लोग जला दिए गए ज़िंदा, ये भी एक सच है। उस घटना की प्रतिक्रिया कुछ लोग उसको कहते हैं, ये भी एक सच है और एक सच ये भी है कि भारत की न्याय व्यवस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस वक़्त वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको बरी कर दिया। तो ये सच है, तो सच कौन-सा आप अपनाना चाहते हैं? और इस वक़्त इस सच पर बात करने की ज़रूरत कितनी है? 20 साल से ज़्यादा समय बीत चुका और उसके बाद आखिर ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी को क्यों बनानी पड़ी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीबीसी ने कुछ इस तरह की हरकतें की हो, जिससे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। मैं एक छोटा-सा वीडियो आपको अपनी बातचीत जारी करते हुए, आगे बातचीत सुचारू रूप से चले उसके पहले एक छोटा-सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। बहुत 20-25 सेकंड का होगा। उसको देख लीजिए, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। Shame on you! 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 BBC, the lying liars of lies. Take down the BBC! Take down the BBC! Take down the BBC! देखिए, ये एक वीडियो है, जो वीडियो अभी इस डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ वायरल हुआ है और ये लगातार इन तरह की बहुत सारी खबरें होंगी, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे, जो आपके सामने आएँगे। ज़ाहिर है, ये वीडियो अभी इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक इस बात की तस्दीक करता है कि जिस मीडिया को पूरी दुनिया में एक अलग नज़रिए से, एक अलग नज़र से देखा जाता है, वो भी कहीं न कहीं, किसी न किसी स्वरूप में बायस हो जाता है। मैं आपके साथ इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि ना मैं पहले कभी किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी जाति, किसी धर्म और न ही किसी पार्टी के प्रति बायस रहा हूँ, ना आगे रहूँगा। अगर सच सुनने की ताकत आप में होगी, तो मैं तो सच ही बोलूँगा, क्योंकि मैं सच ही बोलता हूँ। तो हम इस डॉक्यूमेंट्री पे बात करते हैं। अभी तक डॉक्यूमेंट्री 2 हिस्सों में दिखाई गई है। 2 इसके एपिसोड रिलीज़ किए हैं बीबीसी ने।
और ये जो 2 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री है, ये दोनों 59-59 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। एक में 5 सेकंड कम है, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट्री ये अब रिलीज़ हो चुकी है, 2 एपिसोड्स इसके, पता नहीं आगे और कितने एपिसोड्स इनके आने वाले हैं। इन जो 2 एपिसोड्स में दिखाया गया है, पहले एपिसोड में गुजरात का पूरा प्रकरण है। वो एक घटना है जिस घटना का ज़िक्र है गोधरा का, और गोधरा की घटना के बाद उस पूरे समय में क्या-क्या हुआ उसका पूरा ज़िक्र है 1 घंटे में। और कुछ ऐसे लोग जो उस घटना से आहत हैं या उस घटना से प्रताड़ित हैं या उस घटना के बाद लोग जो उनसे परेशान हुए हैं, उन लोगों के आधार पर वो कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे एपिसोड में दिल्ली का दंगा, सीएए, धारा 370, इन सारे मुद्दों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कवायद है। इसका मतलब यह है कि दोनों एपिसोड्स, जो 2 एपिसोड्स बीबीसी ने रिलीज किए हैं, वो दोनों एपिसोड, देखिए हम चाहें तो आपको एपिसोड्स दिखा सकते हैं, लेकिन ये असंवैधानिक, अवैधानिक तरीका होगा, क्योंकि ब्रिटेन में तो वो बैन नहीं है, भारत में वो बैन है। तो आप, ज़ाहिर-सी बात है कि बैन पर भी मैं बात करूँगा और बाकी सारे मुद्दों पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं ज़िक्र कर देता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, जिसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है। द मोदी क्वेश्चन नाम से डॉक्यूमेंट्री बनी है। ज़ाहिर है कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को खड़ा किया गया है और इन दोनों एपिसोड्स में, पहले एपिसोड में जैसा मैंने बोला कि गोधरा कांड, और दूसरे एपिसोड में सीएए और धारा 370 इन सब मुद्दों पर बात की गई है। लेकिन दोनों एपिसोड्स में भारत के कुछ पत्रकारों के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल के आकार पटेल से बातचीत को मुख्य आधार बनाया गया है। आकार पटेल वो व्यक्ति हैं जो एक संस्था चलाते हैं, जिस संस्था को भारत की सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर बैन कर दिया है। वो संस्था खुद को, उनका है कि वो सारी दुनिया में एक बराबरी की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन आकार पटेल की इस संस्था को भारत सरकार ने खास तौर पर पैसों के लेन-देन, हेर-फेर के मामले में दोषी पाते हुए, उन पे आरोप लगाते हुए उसको बैन कर दिया कि ये संस्था वहाँ बैन है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में देखिए क्या है, इस डॉक्यूमेंट्री में बैलेंस दिखाने के लिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं भी किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में एक व्यक्ति, एक पार्टी का जब ज़िक्र है, एक प्रधानमंत्री का जब ज़िक्र है, जिस पार्टी का ज़िक्र है, उस पार्टी के किसी बड़े नेता को इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं लिया गया है। किसी बड़े नेता का इसमें ज़िक्र नहीं। राज्यसभा के पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता, जो पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत, लंबी बातचीत की गई है और उन्होंने बैलेंस बातचीत की है। हालाँकि बीबीसी का ये मानना है और बीबीसी का ये कहना है कि ये बातचीत वो भारतीय जनता पार्टी की पक्ष की तरफ से ले रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पत्रकारों के साथ बातचीत है, लेकिन फ़ोकस किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के उस आकार पटेल की बातचीत पर। अब 2 बातें इसमें आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि आखिर ये एक संस्था की डॉक्यूमेंटेशंस पे आज की तारीख में ये क्यों दिखाया गया? अब एक संस्था, जो भी संस्था है, उसको उसके आधार पर ये बात आज क्यों की जा रही है? तो मैं आपको इस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये समझिए कि बीबीसी की ये रिसर्च नहीं है, ये बीबीसी की तरफ से किया गया कोई, उनकी कोई खोज नहीं है। ये एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट उस वक़्त की ब्रिटेन की, जो उस वक़्त की सरकार थी, लेबर सरकार, लेबर पार्टी की, उस सरकार की एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट के आधार पर बीबीसी ने इसको बनाया है। ज़ाहिर-सी बात है कि बीबीसी ने पिछले कुछ महीनों में घूम-घूम के हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। फुटेज सारे वही पुराने स्टॉक फुटेज हैं। एक रिपोर्टर हैं जो बीबीसी की उस वक़्त की रिपोर्टर थीं, अ, वो उस रिपोर्टर के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे बात होती है। मैं लेबर सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रिटेन की यही लेबर सरकार है जिसने इराक पर चढ़ाई करने का बहाना खोजने के लिए सद्दाम की रासायनिक हथियार क्षमता की
एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिससे पूरी दुनिया को लगा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को लगा कि ऐसे केमिकल वेपन सद्दाम के पास हैं जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ कि पूरी दुनिया तो छोड़िए, इराक तबाह हो गया, उधर का पूरा इलाका तबाह हो गया, लेकिन कोई भी सच बाहर नहीं आया। और ये उसी लेबर पार्टी की सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट पहले सबसे पहले पेश की गई थी। तो आखिर वैसी मतलब संयुक्त राष्ट्र से लेकर के और पूरी दुनिया में जिस रिपोर्ट ने अपनी धाक, अपनी साख खोई हो, जिस सरकार ने अपनी साख खोई हो, उस व्यक्ति की, उस सरकार की बनाई गई किसी रिपोर्ट के आधार पर आज की तारीख में ये बातें क्यों की जा रही है? तो एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू ये है। जैक स्ट्रॉ जो उस वक़्त ब्रिटेन सरकार में मंत्री थे और उस वक़्त के मंत्री की बातों को अगर हम देखें, जैक स्ट्रॉ की बातों पर हम आएँ, तो जैक स्ट्रॉ के साथ ये है कि जैक स्ट्रॉ हमेशा से भारत विरोधी बयान और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बयानों के को लेकर के चर्चा में रहे हैं और उनका स्टैंड हमेशा से भारत विरोधी रहा है। और ख़ास तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, चूँकि समय बहुत कम होगा हमारे आपकी बातचीत में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए, फिर कभी जैक स्ट्रॉ पे जब बात करूँगा तो बताऊँगा कि उनकी क्या-क्या उनकी कोशिशें रही हैं, वो मुख्य तौर पर, ख़ास तौर पर हिंदू विरोधी माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब परिस्थिति बन रही है, तो वहाँ पर आकर के आप समझिए कि एक व्यक्ति की रिपोर्ट, तो 2 व्यक्ति इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जैक स्ट्रॉ और एक आकार पटेल। जैक स्ट्रॉ जिनका स्टैंड हमेशा से भारत के विरोध में रहा है और आकार पटेल जिनकी संस्था को भारत सरकार ने पैसों के हेर-फेर के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर बैन कर दिया है। ये 2 लोगों की बातचीत के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो आखिर ऐसी परिस्थिति में बीबीसी को ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या उसको अपनी साख की चिंता नहीं थी? तो क्या बीबीसी को अपने साख की चिंता नहीं थी और आखिर बीबीसी ने अपनी साख की चिंता नहीं करते हुए इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के तह में जाने के लिए कुछ और खोज करनी पड़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक धड़ा जिसको हम वामपंथ कहते हैं और उसके पोषित जो पत्रकार या बुद्धिजीवी एक पूरा समुदाय है, जो पिछले कई सालों से ऐसे जैसे होता है ना कि साँप के पूँछ पे पैर रख दीजिए तो वो छटपटाता है, उस परिस्थिति में और वो डंक मारने के लिए तैयार रहता है। उस परिस्थिति में जो कई सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो उनके घरों तक, उनके पेन ड्राइव तक, उनके घरों तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुँच चुकी होगी और वो देख रहे हैं और देख कर के उसका अलग-अलग स्वरूप में उसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री कैसे पहुंच गई है, इसका उदाहरण आप लोगों को कल मिला होगा जब जामिया विश्वविद्यालय में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर के हंगामा हुआ। देखिए, ये तो परिस्थिति हो गई कि डॉक्यूमेंट्री को लेकर के क्या है और डॉक्यूमेंट्री में क्या है। डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नया ऐसा नहीं है जिसको लेकर के हमको आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत है या हम ये कहें कि बीबीसी ने बहुत खोज परख कोई पत्रकारिता की है। स्वदेश कुमार सिंह एक युवा पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग से संबंध रखने वाले एक राजनीति शास्त्र के छात्र, जिनके बयान भी इस डॉक्यूमेंट्री में हैं। स्वदेश को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, बहुत अच्छे युवक हैं, बहुत प्रतिभाशाली युवक हैं। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग स्वदेश को नहीं जानते होंगे। लेकिन बीबीसी ने बहुत क्या कहते हैं उसको, अ, तैयारी के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत चालबाज़ी के साथ स्वदेश का इस्तेमाल इसलिए किया है कि स्वदेश के जब स्लग लिखते हैं, तो उसमें ये लिखा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग एबीवीपी से संबंध रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये बतान दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात की, जबकि बीजेपी का कोई बड़ा नेता उसमें उस पूरी बातचीत में नहीं दिखता है। ये ज़रूर बार-बार ये कहने की कोशिश बीबीसी ने की है कि इसमें 40-30 लोगों के ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने हम हमारे साथ बातचीत करने में से मना कर दिया।
उनके नाम नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है कि उनको डर है इसलिए उनके नाम नहीं है। डर तो होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को डर अभी भी लगता होगा और हिंदुस्तान में डर होता होगा या डरते होंगे। लेकिन बीबीसी अगर एक अपने पुराने रिपोर्टर अ, उन उन रिपोर्टर का जिन मैकग्रेन उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो बीबीसी अपने जब उनके आधार पर एक अपने रिपोर्टर के आधार पर जब बात करता है, तो उस वक़्त के जो रिपोर्टर हिंदुस्तान के जो रिपोर्टर उस स्तर पे गए थे, वहाँ पर जाकर के जब बात कर रहे थे, तो उस वक़्त उनकी बातचीत आखिर क्यों नहीं की जाती है? ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है और इ इस पर मैं बार-बार सवाल खड़े करता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इसमें उस वक़्त नहीं गई? ज़िल मिगविरिंग एक रिपोर्टर हैं जो उस वक़्त बीबीसी के रिपोर्टर और साउथ ईस्ट एशिया की वो कॉरेस्पोंडेंट थी। अब उस बीबीसी उन्होंने छोड़ दिया है, वो राइटर हैं, अब किताब लिखती हैं और उनके बारे में भी कभी हम बात करेंगे क्योंकि उनकी भी खबरों पर कई बार विवाद हो चुके हैं। तो ज़िल मिगवेरिंग की स्टोरी पे जब हम बात करते हैं, तो उस वक़्त आज तक की तरफ से मैं 2002 के दंगे की बात करूँ, उस वक़्त मैं आज तक में था, तो आज तक की तरफ से सुमित अवस्थी, दिबांग इनके समेत बहुत सारे करीब आधा दर्जन लोग गुजरात दंगा को कवर करने गए थे। उस समय स्टार न्यूज़ हुआ करता था, एनडीटीवी नहीं था, तो स्टार न्यूज़ की तरफ से राजदीप गए थे और बहुत सारे ऐसे प्रिंट के पत्रकार रहे होंगे, जो लोग उस समय, उस वक़्त रिपोर्टिंग के लिए गए होंगे। लेकिन उनमें से किसी की बातचीत इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में 2 घंटे की जो डॉक्यूमेंट्री अभी तक रिलीज़ हुई है, हमने देखी है, उसमें नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि बीबीसी ने सिर्फ़ उन लोगों से बातचीत की है, जो और जिन ज़िल मिगवेरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, वो उस वक़्त नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी करती हैं और नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के वक़्त वो कहती हैं कि उनको ये सूचना मिली है कि ऊपर से कहा गया है कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, अगर रिटेलिएट कर रहा है हिंदू समाज तो। अब इस परिस्थिति में आप समझिए कि अगर हिंदू समाज रिटेलिएट कर रहा है तो अ, इस बात पर मोदी बहुत रिएक्ट करते हैं और वहीं से ये बात निकलती है मूल रूप से कि ऊपर से कहा गया था कि कोई पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करे कि अगर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं तो, जो बाद में अदालत में प्रूफ नहीं हुआ। खैर, उस दिशा में हम बाद में जाएँगे। इसका मतलब ये है कि ज़िल मिगवेरिंग की भी विश्वसनीयता अ, दाँव पर है और वो भी उस साँचे में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती। इस पूरी परिस्थिति में अब आकर के बात आती है कि आखिर इसकी मंशा क्या है? अब मैं ब्रिटेन की पूरी परिस्थितियों का आकलन आपको करके थोड़े कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं और भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। बोरिस जॉनसन की जब सरकार थी, तब ये यहाँ पर वित्त मंत्री थे और उस वक्त भारत के साथ ओपन ट्रेड की बातचीत शुरू हुई थी और उस दिशा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी अब मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर है। ऋषि सुनक नारायण मूर्ति के जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उनके दामाद हैं। ये सब आप हम सब लोग जानते हैं। जिस पार्टी से ऋषि सुनक आते हैं, वो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है जो यहाँ पर सत्ता में है और ये लेबर पार्टी की रिपोर्ट है। ये कोई बीबीसी की रिपोर्ट नहीं है, ये लेबर पार्टी की रिपोर्ट है। तो लेबर पार्टी ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से बीबीसी को सत्ता से यहाँ से सुनक को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, ज़ाहिर-सी बात है। इसलिए वो अपना यहाँ का उल्लू सीधा करने के लिए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को खराब करने के लिए इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री लेकर के आई है। क्यों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के संबंधों को ब्रिटेन के साथ संबंधों को खराब करने की कवायद इसलिए है कि जो जिस डॉक्यूमेंट्री की मैं हम लोग बात कर रहे हैं, जो विवाद की बात हो रही है, हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में इस डॉक्यूमेंट्री के विवाद से भारतीय जनता पार्टी को नफ़ा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। तो फिर आखिर बीजेपी ने इसको बैन क्यों किया? देखिए, फ्रेंच दार्शनिक और लेखक
जो वॉल्टेयर हैं, वॉल्टेयर हमेशा कहते हैं, अगर वॉल्टेयर के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो वो कहते हैं, "मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें बोलने के अधिकार को तुम्हारे बचाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूँगा।" ये एक स्तर है, जिस पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि भारत की सरकार को किसी भी सूरत में इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए था। इसलिए क्योंकि हर किसी को देखना है और देख कर के फैसला लेना है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन सब किसी के अपने-अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि भारत की सारी खुफ़िया एजेंसीज़ हैं, भारत के सारे तंत्र लगे हुए हैं और जब ये रिपोर्ट बीबीसी ने किसी भी तरीके से ब्रिटेन के एक लेबर पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए अगर ये प्लांट की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत की सरकार के जो तंत्र हैं, उस तंत्र ने भी अपना काम किया और उनको मालूम है कि बैन करेंगे, बैन करने के बाद एक धड़ा इसका विरोध करेगा और जितना वो विरोध करेगा, उतना ही दूसरा धड़ा जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, वो और मजबूत होगा और ये होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों में जब से 17 तारीख को पहला एपिसोड आया और उसके बाद से आज 26 जनवरी है, पिछले 10 दिनों की परिस्थिति ऐसी है कि पूरा वामपंथ का धड़ा भारत में इस एपिसोड्स को लेकर के, इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेकर के एक अलग मोशन में है, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिटेन के लोग, अगर हिंदुस्तान से बाहर कहीं किसी देश के लोग भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठा करके ये कहते हैं कि ये परिस्थितियाँ अलग दिशा में जा रही हैं और अ, ये सच है, तो उनकी कहानी अलग है। लेकिन भारत में भारत ज जो जहाँ की न्यायिक व्यवस्था, जहाँ की सुप्रीम अदालत ने इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी को दागदार नहीं कहा है और उनको बेदाग तरीके से बाहर किया है। वैसी परिस्थिति में ये कहना या इस तरीके की बातचीत करना ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ही गलत एक संदेश देता है। देखिए, बहुत एक अ, कहावत है, एक संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं, सत्य हो लेकिन किंतु अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। फिर कहा जाता है, प्रिय हो लेकिन असत्य हो तो नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है और उस धर्म की परिस्थिति में जब हम एक पूरा एक एक दौर देखते हैं, एक पूरी परिस्थितियाँ देखते हैं, एक पूरा सिस्टम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निश्चित तौर पर एक सेट एजेंडा के तहत ये दिखाने का प्रयास किया गया है और कैसे किया गया है, इसको अगर हम थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो भी घटनाएँ घटी हैं अ, वही वही सारी घटनाएँ इसमें हैं। लेकिन उन घटनाओं में से उन्हीं घटनाओं को चुना गया जिस पर मुसलमानों पर ज़ुल्म दिखाया गया। ज़ाहिर-सी बात है कि हमने अभी देखा उदयपुर में जिस तरीके से गला रेता गया या जिस तरीके से नुपुर शर्मा का पूरा प्रकरण हुआ या जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलों में दूसरी जातियों, दूसरे धर्मों के लोगों पर भी अत्याचार हुए हैं, उनकी बात ना करके सिर्फ़ एक तरफ ये दिखाना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, ये निहायत ही गलत एक तरीका है। मैं गुजरात के दंगा और गुजरात दंगे की घटना को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद पूरे देश में जहाँ हिंदुस्तान तरक्की करते हुए कहाँ पहुँच गया है और उस परिस्थिति में आज अगर ये बात की जा रही है, तो बहुत ही निहायत ही निंदनीय बात है। देखिए अ, मैं थोड़ी एक बार और इसको विस्तार से बता दूँ। सच जो है, वो मैंने पहले भी कहा कि सबका सच अलग-अलग होता है। हम सबने कहावत सुनी है कि 4 अंधों ने एक
हाथी को देखा था, छू करके देखा। किसी ने कान छुआ, किसी ने सूंड छुई, किसी ने पैर छुए, किसी ने शरीर छुआ और अपने-अपने हिसाब से उन्होंने अपने अपने हाथी की व्याख्या की। लेकिन वो भी सच था, वो उनका सच था, चूँकि उनकी व्याख्या थी उनके अपने एहसास, अपने अनुभवों के आधार पर। लेकिन हाथी का सच कुछ और था, क्योंकि हाथी कुछ और था। पत्रकारिता में हम सब लोग अ, जिस तरीके की बातचीत सीखते हैं और हमेशा कहा जाता है कि आँकड़ों पर हमको अटकलबाज़ी नहीं करनी चाहिए। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में आँकड़ों पर अटकलबाज़ी है। गोधरा में जिस ट्रेन में 59 हिंदू जो धर्मावलंबी थे, जो धर्मार्थी थे, जो जा रहे थे, कहीं यात्री थे, धर्म यात्री, उनको जला करके अ, उनकी जो मृत्यु हुई, उनको जला करके जो मारा गया, उसको लेकर के हिंदुस्तान में कई कमिटी बैठी है और उनको मारने वालों के आरोप में लोगों को सजा हुई है। लेकिन बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही साफ तरीके से ये कहते हुए निकल जाता है कि वो विवादास्पद है, कि कैसे आग लगी। आप बताइए कि एक दूसरे पहलू में आप ये बात कह रहे हैं कि ये घटना के बाद जो रिएक्शंस हुए हैं, वो मैं रिएक्शंस को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा और होना भी नहीं चाहिए था। दंगा हुआ, गुजरात में दंगे हुए, गुजरात में हज़ारों लोगों की जान गई, जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे और ये दाग हिंदुस्तान पर है। लेकिन हिंदुस्तान मैं जानता हूँ, मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान उससे आगे निकल चुका है। अगर हिंदुस्तान के संपन्न, हिंदुस्तान के शिक्षित, हिंदुस्तान के समझदार मुसलमानों से बात करिए, सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की भी नहीं, अगर आप गुजरात के भी मुसलमानों से बात करिए, तो वो वहाँ से आगे निकल चुका है। वो ये बात तो करता है, डॉक्यूमेंट्री में इस बात का ज़िक्र तो है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी को वीज़ा अमेरिका ने रद्द कर दिया। लेकिन इस बात का ज़िक्र नहीं है कि जिस व्यक्ति ने, ज़फ़र सुरेशवाला ने, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरे प्रयास से अमेरिका में नरेंद्र मोदी का वीज़ा रद्द कराया, उसके कुछ सालों के बाद ही वो नरेंद्र मोदी का सबसे ख़ास व्यक्ति बना और वो व्यापारी गुजरात का एक बड़ा व्यापारी बना, शिक्षित व्यक्ति है, किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति बना और बिज़नेस में भी है और वो मुस्लिम व्यक्ति आज भी नरेंद्र मोदी के सबसे ख़ास लोगों में है। तो आप एक तरफ़ा बात कर रहे हैं। आप सिर्फ़ वो घटनाएँ, वो बातें उठा कर के बार-बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार सिर्फ़ नरेंद्र मोदी ने किए हैं और इसलिए नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर ये सच है और अगर ये ऐसा अगर दुनिया को लगता, हिंदुस्तान को लगता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2014 से 2019 में ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आती। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदू-मुसलमान की जो लड़ाई है हिंदुस्तान में, वो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की देन है और वो अपनी रोटी सेकते हैं और वो बुद्धिजीवियों का एक पूरा धड़ा बीबीसी से पोषित होता है। मेरा बीबीसी से कहने का मतलब है कि इस तरीके के लोगों से पोषित होता है, तो हम सबको बड़ी समझदारी से ये बात समझनी होगी कि आखिर हमको किस दिशा में बढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री 2 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, आगे होंगी तो मैं उसकी बात आगे फिर करूँगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में हमको आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि बार-बार हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश होती है। और अब परिस्थिति ये है कि अगर व्यापारिक तौर पे देखा जाए तो जिस ब्रिटेन में बैठ के मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में ब्रिटेन को व्यापारिक तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जैसे देशों को पर निर्भर होना होगा, क्योंकि वो बाज़ार हैं इनके लिए। और वैसी परिस्थिति में एक यहाँ का भी धड़ा ये चाहता है कि ये संबंध खराब हों। तो हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर
बीबीसी और बीबीसी के कांधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले लोग कौन हैं? हमको लगता है कि आज कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपको समझ में आई होगी बातचीत। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ये सच है कि गुजरात की पुलिस बहुत से इलाकों में दंगाइयों को रोकने के लिए या तो कुछ नहीं कर पाई या कई जगह दंगे में वो खुद शामिल हुए। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस की गोलियों से मरने वाले में अगर 93 मुसलमान थे, तो 77 हिंदू लोग भी थे। मैं आंकड़े जो ये 2 बता रहा हूँ, ये आंकड़े मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझना होगा कि उस पूरी प्रक्रिया में सच अगर दिखाना था, तो बीबीसी को इन सब बातों का ज़िक्र करना था। लेकिन बीबीसी ने नहीं किया है। 2 एपिसोड्स में और जैक स्ट्रॉ और आकार पटेल, जिन 2 लोगों की विश्वसनीयता सबसे कम है आज की तारीख में, जैक स्ट्रॉ की ब्रिटेन में भी कम है और आकार पटेल की पूरी दुनिया में कम है। वैसी परिस्थिति में आकर के तब अगर कोई व्यक्ति ये बात करे, तो फिर ये बात चिंता का एक विषय हो जाता है। मैं एक पत्र कोशिश करता हूँ कि अगर मैं देख पाया तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। लॉर्ड पोपेट का अ, उन्होंने बीबीसी के जो डायरेक्टर हैं एमडी हैं बीबीसी के टिम डेवी को उन्होंने एक पत्र लिखा है 24 जनवरी को। अ, लॉर्ड पोपेट लॉर्ड डॉलर पोपेट यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मतलब यहाँ के एक सांसद हैं और बड़े सांसद हैं। उन्होंने बड़े तरीके मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो पत्र आप लोगों को मैं दिखा पाया तो मैं दिखा दूँगा। तो वो एक पूरे तरीके से सिस्टम में आकर वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो ये बीबीसी ने एक स्टोरी बीबीसी ने जो चलाई है, इससे हमारे देश की विश्वसनीयता कम हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या हम लोगों को शेयर करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये मैं पढ़ पाऊँ। The BBC play an important role in educating the UK population and are a trusted source of information around the world. Therefore, I was shocked by the documentary produced by the BBC implicating the Honorable Prime Minister of India in the Gujarat riots of 2002, which aired on 17 January 2023. The documentary has heavily one sided and failed to reflect the series of events that have unfolded since the riots. Prime Minister Modi was cleared on his involvement by the Indian judiciary and parliament, which led helped to lead the re-election as a trusted leader. अब आप समझिए कि एक व्यक्ति एक सांसद जो दूसरे देश का सांसद है, स्पष्ट तौर पर इस पूरे घटना के लिए बीबीसी को जिम्मेदार मानता है और जिम्मेदारी के साथ-साथ उनके बड़े अधिकारी, उनके एमडी को पत्र लिखता है। तो आप समझिए कि क्या परिस्थितियाँ हैं और किस परिस्थितियों पर हमको ये बात करनी चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी समीक्षा? कैसा लगा हमको हमारा सच दिखाने का तरीका? अगर आपको पसंद आएगा तो हम ये लगातार जारी रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए बार-बार आपको लाएँ साथ में। यूट्यूब का चैनल है अनुरंजन झा, आप जाइए, आपको ज़रूरी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। मैं अ, म मैं आप पर दबाव नहीं बनाऊँगा कि आप सब्सक्राइब करिए। लेकिन आपको लगता है कि इस भीड़ में कोई अ, बातचीत ऐसी है जहाँ पर बिना किसी का पक्ष लिए सपाट तरीके से बिल्कुल सच बात की जा सकती है, तो आप ज़रूर एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं देखता हूँ अगर कुछ मित्रों के कमेंट्स आए होंगे तो उन पे हम बातचीत कर लेंगे। हालाँकि प्रणाम और नमस्कार के अलावा कोई सवाल है नहीं, तो सब जो भी मित्र लोग हैं जिसमें रुनेश हैं, अ,
चंदा जी हैं लंदन से, प्रफुल्ल हैं बिहार से, रुनेश, सनी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मनोज बर्मन, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी शुभकामनाओं का हमेशा असर रहेगा। हम फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। हुम्बो हुम्बो जारी रहेगा, कोशिश करेंगे कि हुम्बो हुम्बो चलता रहे। Audio Jungle.